हाँ, आज देखेंगे हम लोग अमीर खुसरो को देखेंगे। ठीक है, नमस्ते। बैठ जाओ। अब आप लोग शांत होके बैठ जाएं एक किनारे। हाँ, मतलब एक किनारे के क्लास में बैठ जाओ, क्या बस कहानी सुनो। दिद्दा दिद्दा कश्मीर की थी, बताया था। साम्राज्य तो ऐसा कोई आइडिया नहीं। उनको बस संग्राम राज ने जो है लोहार वंश की स्थापना की थी। लोहार वंश की तो नहीं थी, लोहार वंश की तो स्थापना संग्राम राज ने की थी ना। ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन बताना। ठीक है, फिर बता देंगे। तो हम लोगों ने मध्यकालीन भारत को प्रारंभ किया था, और मध्यकालीन भारत को प्रारंभ करने के उपरांत हमने उसके अंतर्गत क्या देखा था? अरबियों का आक्रमण देखा था। किसका आक्रमण देखा था? अरबियों का। सबसे पहले भारत में जो सफल आक्रमण हुआ किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम का ये आक्रमण, सफल आक्रमण हुआ पहली बार भारत में, कोई मुस्लिम आक्रांत था। और जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया था, भारत के सिंध प्रांत में, हालांकि सिंध अभी पाकिस्तान में है, तो उस समय यहाँ पे हिंदू शाही वंश का शासन था, ये हम लोगों ने देख लिया था। और राजा दाहिर का शासन था। किसका? राजा दाहिर का शासन था। तो इसके भारत पर आक्रमण करने के पीछे कारण क्या क्या थे, उनको हमने देख लिया था। पहला कारण तो यही था, धन की लूट, इस्लाम का प्रचार, और तात्कालिक कारण क्या बना? इराक के शासक अल हज्जाज के जहाज का लूटा जाना, जिसके एवज में दाहिर से उसकी राजस्व वसूली की मांग करना और दाहिर का उससे इनकार करना। और इसी संदर्भ में अल हज्जाज का भतीजा व दामाद कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी उस समय आयु 17 वर्ष थी मात्र, और इसने आक्रमण किया। और फिर आपके यहाँ रेउरा का युद्ध हुआ था, आपको बताया था। रेउरा का युद्ध, देवल बंदरगाह आपको बताया था, उसमें दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम, इन दोनों का युद्ध होता है और दाहिर की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद में आगे सारी चीजें देखी थी हम लोगों ने, कि उसकी जो विधवा रानी थी लाड़ी, और सूर्य देवी, परमल देवी, सूर्य देवी, परमल देवी क्या थी? पुत्रियां थी। इन पे कब्जा कर लिया था। फिर इसका एक पुत्र था जय सिंह, उसको भी मार दिया था। तो इस प्रकार से भारत में अरबी जो शासन हुआ, हालांकि ये लोग लुटेरे थे, ये शासन करने के तो उद्देश्य से नहीं आए थे। फिर उसके बाद में 714 में अल हज्जाज की मृत्यु हो जाती है और उसको वापस बुला लिया जाता है। फिर तुर्की आक्रमण में हम लोगों ने सबसे पहले तुर्की आक्रमण सबसे पहले क्या देखा था हम लोगों ने? किसका आक्रमण देखा था? महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों को देखा था। महमूद गजनबी ने भारत में सबसे पहले आक्रमण कब किया था, बताओ जरा। महमूद गजनबी ने भारत में पहला आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी में। कौन से इतिहासकार के अनुसार मोहम्मद गोरी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया? बता जरा खुशबू, बताइए। कौन से इतिहासकार थे वो जिनके अनुसार महमूद गजनबी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे? एलियट, हेनरी एलियट, सर हेनरी एलियट। इनके अनुसार महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। और सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण होता है, सबसे खतरनाक आक्रमण था वो, तो लूट की वहां पे ढंग से। कहा जाता है कि लगभग 50,000 ब्राह्मणों को मार दिया गया था। तो इसके बाद में हम लोगों ने मोहम्मद गोरी को देखा, और मोहम्मद गोरी के अंतर्गत हम लोगों ने तराइन का प्रथम युद्ध देखा, तराइन का द्वितीय युद्ध देखा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 के आसपास देखा था, और उसमें
मोहम्मद गोरी की पराजय हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, और उसके बाद में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। देखो, इतिहास के कुछ पल होते हैं, ठीक है, कुछ पल होते हैं जहां से इतिहास मोड़ लेता है, टर्निंग पॉइंट लेता है। जैसे एक पल आया आपका मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया जाना, यहां से इतिहास बदल गया, यानी कि यहां से मुस्लिम इतिहास शुरू होता है भारत में। और एक पल आता है इल्तुतमिश के समय में, जब वो चंगेज खान के आक्रमण को टाल देता है। यानी सोचो जरा, यदि इल्तुतमिश उस आक्रमण को यदि नहीं टाल पाता तो भारत का इतिहास कुछ अलग ही पढ़ रहे होते। तो हम लोग गुलाम वंश नहीं, मंगोल वंश पढ़ रहे होते। उसके राजा, क्योंकि चंगेज खान क्या था, मंगोली था, तो उसकी हम लोग वंशावली को पढ़ रहे होते, है ना। तो इतिहास के कुछ ऐसे पल होते हैं, जैसे एक आपका युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो ये सभी क्या, ये ऐसे युद्ध हैं जो इतिहास में मोड़ ले रहे हैं, जो इतिहास को डिसाइड कर रहे हैं कि किधर जाएगा। तो आज हम लोग सल्तनत काल को प्रारंभ करेंगे। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक हुए, किस किस तरीके से हुए, उन सारी चीजों को देखेंगे। लंबी क्लास चलेगी, थोड़ा सा सीट बेल्ट बांध लें, आराम से बैठे रहें। दिल्ली सल्तनत लगभग हम इसे मान सकते हैं 1206 से लेकर और 1526, लगभग 320 वर्षों का शासन काल है ये। लगभग 320 वर्षों का शासन काल है दिल्ली सल्तनत का। और इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे क्या, 5 वंशों की कहानी देखेंगे। 5 वंशों की कहानी देखेंगे। ये 5 वंश कौन कौन से हैं? एक है आपका गुलाम वंश, या इसे कहते हैं ममलूक वंश। यह कब से कब तक रहेगा? 1206 से लेकर के 1290। और इसका संस्थापक कौन रहेगा? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे? खिलजी वंश। और ये कब से कब तक रहेगा? 1290 से 1320। और इसका संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके बाद में तुगलक वंश को देखेंगे। यह लगभग आपका 1320 से लेकर के 1414 तक रहेगा। और इसका संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। और फिर इसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ेंगे और एक वंश देखेंगे जिसका नाम है सैयद वंश। इसका शासनकाल लगभग रहेगा आपका 14 से लेकर 1451 तक। और इसका संस्थापक कौन रहेगा? खिलजी खान। और इसके बाद में प्रथम अफगान वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश हम लोग देखेंगे, इसका नाम है क्या? लोदी वंश। और यह आपका रहेगा 1451 से लेकर के 1526 तक, जब बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है पानीपत के प्रथम युद्ध में, वहां तक। और इसका संस्थापक कौन है लोदी वंश का? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। अब यहां से इस चार्ट से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे
दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? इसका संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? लोदी वंश। इसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। हाँ बताओ। क्योंकि सुल्तान की उपाधि फिर नहीं लेते थे, बादशाह बनते थे, बस। और क्या, दिल्ली सल्तनत स्थापना की थी। सल्तनत क्या, एक राज्य था, राज्य की स्थापना करना, जीता हुआ राज्य। ठीक है, देखो यहां पे, देखो जरा यहां पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि सल्तनत काल का, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? लोधी वंश। कौन सा? लोधी वंश। पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। ठीक है, पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। एक प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था? सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था? तुगलक वंश। कौन था? तुगलक वंश। यानी ये सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था, और सबसे कम समय तक बोलते हैं, लेकिन सबसे कम ये है, सबसे कम कहीं लिखा है, सैयद वंश भी लिखा है। तो सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था? खिलजी वंश। और सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था? तुगलक वंश। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन सा था? गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सैयद वंश का संस्थापक टिपू खान। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। ठीक है, तो यहां से हम लोग अपनी कहानी आगे की ओर बढ़ाएंगे। क्या इतना नोट डाउन कर लिया है? कर लिया? नहीं कर पाओ, कर लो, जल्दी करो। हो गया? कर लिया नोट? क्या कह रही हैं? देखो अभय, रजैया ओढ़े हो तो कोई बात नहीं, सर्दी है, पहनो कपड़े, है कि नहीं? वो नहीं आई, क्या नाम था उसका? नहीं आई यार। हाँ हाँ, आई तो है, बैठी रजिया ना उड़ के आए। हो गया? ठंड है तो धीरे धीरे लिख पाते हो, तेज तेज हाथ चलाओ। नहीं चल रहा है? अच्छा, ये नहीं आई कि क्या बोलते हैं इसका, अंजना और ये सब लोग नहीं आए? और ये लोग मस्त आदमी हैं, वो ठीक है, कोई चिंता नहीं है, होएगा पेपर ही। कौन दी जान जा रही है? इस साल वैकेंसी नहीं है, अगली साल आएंगी। वैकेंसी तो आती जाती रहती है ना? स्टेटस बहुत अच्छे अच्छे लगाते हैं तुम लोग। आर्मी इज माई जान, वर्दी इज माई जान, आर्मी लवर्स। स्टेटस लगाने से सिलेक्शन थोड़ी ना होता है, मेहनत करने से होता है, तपने से होता है, अपने आप को गलाने से होता है, तब होता है। स्टेटस लगाने से सिलेक्शन होने लगे। आई है? अच्छा, ठीक है, शांत रहो। हो गया ये?
देखो आप लोगों को पता है पिछली क्लास में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे। इन चारों गुलामों में इसने अपने राज्य को बांट दिया, जिसमें एक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसमें एक था यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। तो इन चारों लोगों में उसने अपने राज्य को बांट दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने लाहौर व दिल्ली वाला इलाका दिया था। किसको दिया था? लाहौर व दिल्ली वाला इलाका दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसका दामाद भी था, गुलाम भी था और दामाद भी था इसका। ठीक है, आगे वंशावली ऐसे ही चलेगी। अब गुलाम भी हैं, दामाद भी हैं। अब समझ रहे हो कहानी क्या चल रही है? बहुत समझदार हो तुम लोग। ठीक है, फिलहाल हम यहां देखते हैं, हम लोग गुलाम वंश को पहले देखेंगे, गुलाम वंश या ममलूक वंश। और इसमें हम लोग रहो शांत, लेकिन बातचीत मत करो, जितना मजा आता है उतना ही लो, उससे ज्यादा। इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बेसिकली क्या था? आपका मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था ये? मोहम्मद गोरी का यह गुलाम था, जिसको दिल्ली व लाहौर वाला क्षेत्र मिला हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन रहा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये ऐबक जाति का तुर्क था। किसका तुर्क था? ऐबक जाति का तुर्क था ये। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी इसे कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कहते हैं। ऐबक जाति का तुर्क था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था और साथ ही साथ में ये दामाद भी था इसका। इसके बाद में यदि हम और आगे की ओर बात करें तो इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। सुल्तान की उपाधि नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि ये अपने आप को मोहम्मद गोरी का गुलाम मानता था, और गुलाम कभी राजा नहीं हो सकता। ये गोरी के प्रति बहुत वफादार था, इसीलिए इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। बेसिकली देखो, सुल्तान की जो उस समय उपाधियां हैं वो खलीफा दिया करता था। और खलीफा कौन? खलीफा कौन? खलीफा का मतलब क्या होता है आपको बताया था? पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि। और खलीफा कहां था? बगदाद में। यानी कि यदि हम शासन का सैद्धांतिक प्रमुख यदि हम देखते हैं, शासन का सैद्धांतिक प्रमुख हम देखते हैं तो वो कौन था? खलीफा। कौन? खलीफा। जैसे भारत में इस समय क्या है? जो सैद्धांतिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, वो कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी वास्तविक प्रमुख है। ऐसे ही सैद्धांतिक प्रमुख कौन हुआ करता था? खलीफा। और जो वास्तविक शासन जो होता था वो किसके पास हुआ करता था? वास्तविक शासन चलाता था वो होता था सुल्तान। तो सुल्तान की उपाधियां यही दिया करता था, है ना? यही उपाधियां दिया करता था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अच्छा उस समय ये बात और थी, उस समय जो शासन चल रहा था ये शासक इस्लाम धर्म के अनुयायी जरूर थे, ठीक है, ये शासक इस्लाम धर्म के अनुयायी जरूर थे, लेकिन शासन इस्लाम धर्म के अनुसार नहीं चल रहा था। धर्मनिरपेक्ष शासन ये चला रहे थे, इस्लाम धर्म के अनुसार शासन नहीं चला रहे थे। ये शासक जरूर थे इस्लाम धर्म के अनुयायी, लेकिन इस्लाम धर्म के अनुसार शासन नहीं चला रहे थे। पहली बार शरीयत के अनुसार जो शासन चलाएगा, अभी हम आगे चल के देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक, एफएसपी जिसे बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक, वो पहली बार शरीयत के अनुसार और इस्लाम के अनुसार दिल्ली सल्तनत में शासन का आगमन करेगा। ये इस्लाम ही जरूर थे सभी शासक, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, ठीक है, और ये चाहे खिलजी हो, ये सभी है, ये सभी क्या है? इस्लामी है, इनका धर्म इस्लाम है, लेकिन ये शासन कैसे चला? धर्मनिरपेक्ष शासन चला रहे हैं, ठीक है। तो सुल्तान की उपाधि इसने नहीं ली, क्योंकि यह अपने आप को गौरी के प्रति बहुत ही वफादार मानता था, इसलिए सुल्तान की उपाधि इसने नहीं ली। इसने
अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया। खुतबा खुतबा एक प्रकार का तारीफनामा होता है, तारीफनामा पत्र होता है तरीके का, वो उसने नहीं पढ़वाया, खुतबा नहीं पढ़वाया। दूसरा और क्या था, खुतबा इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, खुतबा नहीं पढ़वाया। और इसने क्या किया, एक मोहम्मद गोरी का भतीजा था जिसे कहते हैं गयासुद्दीन महमूद, लगभग 1208 के आसपास की बात है। अच्छा, इसका शासनकाल क्या था, 1206 से लेकर के और 1210 तक, 1210 तक था ना, हाँ 1206 से लेके 1210 तक इसका शासन, लगभग 4 साल का ही शासनकाल रहा, इसे 4 साल ही मिल पाए थे। तो ये दिल्ली सल्तनत को वास्तविक तरीके से स्टैब्लिश नहीं कर पाया था। दिल्ली सल्तनत की वास्तविक रूप से स्थापना करेगा अगर कि इसके बाद आएगा इल्तुतमिश। कौन आएगा, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत की वो वास्तविक रूप से स्थापना करेगा आकर के, ठीक है, बहुत सारे सुधार करेगा वो, लेकिन इसको 4 साल का समय काल मिल पाया और इसलिए इतना ये कुछ कर नहीं पाया। तो 1208 में मोहम्मद गोरी का एक भतीजा था जिसका नाम था गयासुद्दीन महमूद। यह कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्त करता है, यानी दासता का मुक्ति पत्र इसको प्राप्त। पहले समय में क्या होता था कि जो एक बार दास बन गया, ठीक है, जो एक बार दास बन गया वो दास बना ही रहता था जब तक उसको दासता से मुक्ति पत्र ना मिल जाए। हालांकि मोहम्मद गोरी अब नहीं है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन ये अभी भी अब उसको अपना गुलाम समझता है। तो अब मोहम्मद गोरी तो है नहीं जिसको दासता का मुक्ति पत्र देगा, तो इसका भतीजा था गयासुद्दीन मोहम्मद, किसका, मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गोरी का भतीजा था गयासुद्दीन महमूद। तो ये इसको 1208 में दासता से मुक्त कर देता है, यानी दासता मुक्ति पत्र प्रदान करता है, दासता मुक्ति पत्र प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, गयासुद्दीन मोहम्मद। किसे प्रदान करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कब प्रदान करता है, 1208 में। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति कब मिली, तो 1208 में मिली। किसके द्वारा मिली, गयासुद्दीन महमूद के द्वारा मिली, ठीक है, और दासता के मुक्ति पत्र के माध्यम से, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसका छोटा सा शासनकाल हो गया। और लगभग 1210 की बात है, 1200। अच्छा, एक बात और है, कुतुबुद्दीन ऐबक में एक प्रश्न आता है बहुत महत्वपूर्ण, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी, तो इसने राजधानी की बनाई थी कौन सी, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, लाहौर को, क्योंकि लाहौर और दिल्ली वाला क्षेत्र ही महमूद गोरी इसको देकर के गया था, तो लाहौर को उसने क्या बनाया, राजधानी बनाया। 1210 के आसपास लाहौर में ही एक गेम होता है, शायद आप जानते होंगे, जिसे कहते हैं पोलो। पोलो जो घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, खेले हो कभी, खेलना, कह रहे घोड़े पे नहीं बैठ पाए, कोई बात नहीं, घोड़े पे बैठ जाओ। तो घोड़े पे तो वैसे बैठोगे भी 2-4 साल बाद, ठीक है, बस पोलो खेलने की प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे देखो जरा, लाहौर में, इधर देखो, 1210 में लाहौर में पोलो खेलते समय इसे कहते थे चौगान। चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो या चौगान खेलते समय हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कब होती है इसकी मृत्यु, 1210 में होती है। इसकी राजधानी कौन सी थी, लाहौर। कौन सी राजधानी थी इसकी, लाहौर। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया, ठीक है। दासता से मुक्ति किसने प्रदान की, गयासुद्दीन महमूद ने, जो कि मोहम्मद गोरी का भतीजा था। याद हो गया होगा, हुआ, अभी तो याद है, अभी याद है, लेकिन फिर बाद में कहानी बिगड़ी। इसके बाद में इसी के साथ ही, क्योंकि ये सुल्तान बना, वो सुल्तान की उपाधि नहीं ली, राजा बना, एक तरीके से इसने गुलामन की स्थापना की। इसकी शासनकाल में पहली बार ही भारत में इस्लामिक वास्तुकला का आगमन होता है।
जैसे भारत में इस्लाम धर्म का आगमन पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के माध्यम से होता है, लेकिन ये सभी लुटेरे थे, धन लूटने के उद्देश्य से आए थे, तो ये कोई प्रशासन करने से तो नहीं आए थे ना। तो जब प्रशासन करने के उद्देश्य या शासन करने के उद्देश्य से नहीं आए थे, चाहे वो मोहम्मद गोरी हो, महमूद गजनबी हो, मोहम्मद बिन कासिम हो, तो अब जब ये धन लुटेरे हैं तो ये यहाँ पे कोई किसी की स्थापना क्यों करेंगे, क्यों यहाँ पे मस्जिद बनवाएंगे, क्यों यहाँ पे अन्य सारी चीजें मकबरे वगैरह ये सब बनवाएंगे, क्योंकि ये सभी लुटेरे थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे उसने एक स्थापना कर दी। आपको ये भी बताया था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना वास्तविक हुई क्यों, क्योंकि आपको ये भी बताया, पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि मध्य एशिया में कुछ राजनीतिक और धार्मिक अस्थिरताएं पैदा हो गई, जिसकी वजह से इसी संदर्भ में क्या हुआ कि गुलाम यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना करना उद्देश्य बन गया। वैसे तो ये लोग आते थे और लूट के चले जाते थे, लेकिन अब वहां पे नए शासकों का उदय होने लगे। भाई जब तुम कहीं दूसरी जगह पे जाओगे, ठीक है, तो तुम्हारी जगह भी तो कोई आ जाएगा ना। ये लोग भारत में आए, भारत में लगातार आक्रमण कर रहे थे, उधर कोई और कर रहा था, तो वहां उनका अपने शक्तिशाली वो शक्तिशाली बन गए होंगे। तो इसी वजह से क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की बहुत सारे विद्वान, लेखक, राइटर ये सभी यहाँ पे आना शुरू कर गए और यहीं पे उन्होंने बसना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा चलो हम इसी को घर बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात है कि मुस्लिम आक्रांताओं में और जो अंग्रेज आक्रांता था, इन दोनों में एक बेसिकली अंतर यही है कि जो मुस्लिम आक्रांता थे, इन्होंने भारत को अपना घर बना लिया, यहाँ की संस्कृति में वो रच बस गए और अपनी संस्कृति का आदान प्रदान भी किया और यहाँ की संस्कृति को अपनाया। लेकिन अंग्रेजों ने कभी भी भारत को अपना घर नहीं माना। ये यहाँ पे केवल व्यापार करने के उद्देश्य से, लूट करने के उद्देश्य से, अपनी पॉलिसी जो है चलाने के उद्देश्य से आए थे, अपना दबाव बनाने के उद्देश्य से आए थे, व्हाइट मैन बटरशिप थ्योरी शब्द बनाने के उद्देश्य से आए थे, है ना, व्हाइट मैन बटरशिप थ्योरी पता है ना। तो इस तरीके से आगे की ओर यदि हम चलते हैं तो देखते हैं कि भारत में पहली बार इस्लामिक वास्तुकला का आगमन होता है। भारत में पहली बार इस्लामिक वास्तुकला का आगमन होता है। तो हम इस वास्तुकला में हम देखेंगे तो भारत में पहली बार गुंबद और मेहराब की प्रणाली अपनाई जाती है। गुंबद तो मतलब डोम जो बनता है एक तरीके का, इस तरीके का बनता होगा, इस तरीके का। अरे हम बना नहीं पा रहे, लेकिन इस तरीके से एक तो मस्जिद को बोले बना होता है ना, डोम बना होता है एक तरीके से। हाँ, और एक मेहराब जो बना होता है, मेहराब जो पद्धति जो होती है इस तरीके का, नहीं है तो दरवाजा बनाते हो कुछ इस तरीके का। अरे कुछ इस तरीके का दरवाजा नहीं बनाते हो, हाँ ये मेहराब वाला। तो भारत में पहली बार गुंबद और मेहराब की पद्धति अपनाई गई पहली बार, और इसी वास्तुकला के अंतर्गत भारत की पहली मस्जिद बनाई गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में, जिसे कहते हैं कुब्बतुल इस्लाम। क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका पूरा, कुब्बतुल इस्लाम। ये कहां पे बनाई जाती है, दिल्ली में। इसे कहते हैं भारत की पहली मस्जिद। भारत की पहली मस्जिद किसने बनाई, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही भारत में वास्तुकला का आगमन होता है और इसके द्वारा ही भारत की पहली मस्जिद बनाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कुब्बतुल इस्लाम। इसके बाद में इसने अजमेर में क्या बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया इसने, कहां पे, अजमेर में। ये सब पूछे जाते हैं भैया प्रश्न, ध्यान रखना, हल्के मतलब ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, कुब्बतुल इस्लाम, भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी। फिर उसके बाद में एक महत्वपूर्ण नमूना वास्तुकला का, जिसे कहते हो कुतुब मीनार। क्या कहते हो उसे, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण इसने प्रारंभ करवाया, पूरा नहीं करवाया। इस कुतुब मीनार के निर्माण में हम लोग 4 शासकों के योगदान को देखेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद में कुतुब मीनार को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो अच्छा लिखो, लिखो। अच्छा एक बात और है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ये भी आपको दिखाना चाहेंगे कि इस गुलाम वंश में जो महत्वपूर्ण शासक थे, वैसे तो 8-9 शासक हैं इसके, ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण शासक हैं हम लोग उसके बारे में जानेंगे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे, इसके बाद इल्तुतमिश को जानेंगे, रजिया सुल्तान को जानेंगे, और उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा नासिरुद्दीन महमूद को भी जानेंगे,
और फिर उसके बाद में बलवन को जानेंगे, और बलवन के बाद में हम लोग आगे क्यों बढ़ेंगे, और कैकुबाद, और कैकुबाद के बाद कैमूर्स। अंतिम शासक जो था कौन था, कौन था, कैमूर्स, कैमूर्स। और उसके बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसको मार करके खिलजी वंश की स्थापना कर देगा। ठीक है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण शासक हैं कौन कौन से, एक तो है ऐबक ही आपको बताया, ठीक है। इसके बाद में आराम शाह बनता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ अयोग्य है, इसीलिए तो इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश आता है। और फिर रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन जो कि उसका पुत्र था किसका, इल्तुतमिश का। और इसके बाद में रजिया सुल्तान, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका। इसके बाद में बहराम शाह को देख लेंगे, बहराम शाह। और बहराम शाह के बाद कौन था, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन महमूद। बड़ा गौ आदमी था ये, बिल्कुल सीधा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। बेचारा सुल्तान था देख रहे हो, लेकिन टोपी सिल करके जीवन यापन करता था। प्रश्न पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जो था वो टोपी सिल करके अपने जीवन का यापन करता था, नासिरुद्दीन महमूद। बड़ा गौ आदमी था एकदम, बिल्कुल सीधा साधा सा, लेकिन अभी देखेंगे आगे चल के, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद के बाद आपका बलबन, बलबन, और बलबन के बाद में कैकुबाद, और कैकुबाद के बाद जो अंतिम शासक है गुलाम वंश का, कैमूस, कैमूस। और इसी को मार करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, तो लिखो जरा, इसमें जो महत्वपूर्ण शासकों में हम लोग क्या देख, एक तो ऐबक देख लिया, इसके बाद इल्तुतमिश को देखेंगे, थोड़ा सा रजिया सुल्तान को देखेंगे, और थोड़ी सी बहुत इसकी नासिरुद्दीन महमूद की चर्चा करेंगे। एक पद के रूप में नायब मामलिकात के रूप में बहराम शाह की चर्चा करेंगे। पहली बार नायब मामलिकात पद का सृजन बहराम शाह के द्वारा किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनता है कि नायब मामलिकात पद का सृजन किसने किया था, बहराम शाह ने किया था। ठीक है, इस पद के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और नासिरुद्दीन महमूद की हल्की सी चर्चा करते हुए फिर बलबन वंश में चलेंगे जो बलबनी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, ये ऐबक जाति का है, कौन सा है ये, ऐबक, जो गुलाम वंश ही चल रहा है। ठीक है, गुलाम वंश ही चल रहा है, गुलाम वंश में ही एक तो आएगा ऐबक वंश, और अभी इसके जस्ट बाद आएगा इलवरी या शमसी वंश, इल्तुतमिश का, इलवरी या शमसी वंश। और इलवरी या शमसी वंश का अंतिम शासक जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, नासिरुद्दीन महमूद। इलवरी या मतलब इलवरी भी एक तुर्क जाति है, जैसे ऐबक एक तुर्क जाति है, ऐसे ही इलवरी भी एक तुर्क जाति है। तो इसका शासक कौन बनेगा, इल्तुतमिश। कौन बनेगा, इल्तुतमिश। और इलवरी वंश या शमसी वंश का अंतिम शासक जो बनेगा जाकर के वो कौन बनेगा, नासिरुद्दीन महमूद। और फिर इसको हराने के बाद बलबन बनेगा, बलबनी वंश का शासक, यानी बलबनी। ये है सभी गुलाम वंश के अंतर्गत हैं, सभी गुलाम वंश के, सभी गुलाम हैं एक दूसरे के। ठीक है चलो लिखो जरा, लिखना, गुलाम वंश हेडिंग डाल लिए हो, लिख लिए हो, इसके साल लिख लिए हो, 1206 से लेकर के, पहले भी लिखा दिया था मैंने ये, 1290 तक। तो लिखो जरा, हेडिंग डालो पहली, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक लिखना जरा। गुलाम वंश का संस्थापक था ये, गुलाम वंश का संस्थापक है ये, गुलाम वंश का संस्थापक था ये। ऐबक नामक तुर्क जाति से था, ऐबक नामक तुर्क जाति से था, ऐबक नामक तुर्क जाति से था। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक है, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक है।
भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक है? गौरी का सिपह सलार एक पोस्ट कमांडर इन चीफ जिसे बोलते थे, सिपह सलार। ये सिपह सलार नहीं बना रहा है, इसलिए कोई सुल्तान की उपाधि नहीं है। ठीक है, क्या नाम था? सिपह सलार। सिपह सलार। आपसे प्रश्न पूछता है कि गौरी का सिपह सलार कौन था, तो यही ऐबक था। लिखना 24 जून 1206 को 24 जून 1206 को 24 जून 1206 को इसका राज्याभिषेक हुआ। इसका राज्याभिषेक हुआ। अभी देखेंगे हम लोग आगे कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे कौन सा। एफएसटी था, फिरोज शाह तुगलक जिसे कहते हैं। तो अभी आगे देखते हैं। लेकिन राजधानी लाहौर थी। राजधानी लाहौर थी। राजधानी लाहौर थी। सुल्तान की उपाधि नहीं ली। सुल्तान की उपाधि नहीं ली। खुतबा नहीं पढ़वाया। अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया। खुतबा नहीं लिख पाओगे, ये लिखा खुतबा। तारीफनामा एक प्रकार का होता था, वो खुतबा नहीं पढ़वाया। लिखना 1208 में मोहम्मद गोरी के भतीजे मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद के द्वारा गयासुद्दीन महमूद के द्वारा इस दासता का मुक्ति पत्र प्रदान किया गया। दासता का मुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इसकी कुछ उपाधियां भी थी। ठीक है, कुछ उपाधियां भी थी, यहां भूल गया था मैं थोड़ा सा। उपाधियां इसकी कौन कौन सी थी? इसने कौन कौन सी उपाधियां ली थी? सुल्तान की तो उपाधि इसने नहीं ली थी। ठीक है, इसे कुरान खां भी कहा जाता था। कुरान खां कहा जाता था। दूसरा, अत्यधिक दान देने के कारण इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श भी कहा जाता था। और इसे हातिम ताई भी कहा जाता था। यानी कि कुरान खां, लाख बख्श और हातिम ताई, ये इसकी उपाधियां थी। लिखना जरा, उपाधियां लिखना। कुरान खां, लाख बख्श, लाख बख्श और लाख बख्श के ब्रैकेट में लिखना जरा, अत्यधिक दानी प्रवृत्ति होने के कारण, या अत्यधिक दानी प्रवृत्ति पे ज्यादा शुद्ध हिंदी हो जाए, तुमको ये नहीं है ना, लिखो अत्यधिक दानी होने के कारण। अच्छा, हिंदी भी नहीं है। अच्छा, हिंदी भी बहुत कठिन भाषा है भैया, ध्यान रखना। इंग्लिश से ज्यादा कठिन है हिंदी, हल्के मत लेना हिंदी को। ठीक है, तो लिखो जरा, हातिम ताई। हातिम ताई, हातिम ताई एक मूवी भी थी। अच्छा, नहीं मूवी भी तो थी। चलो अच्छा, संडे को आता था। हातिम ताई लिखो जरा,
आगे लिखना, इसकी मृत्यु 1210 में, इसकी मृत्यु 1210 में, 1210 में लाहौर में, लाहौर में, लाहौर में चौगान, चौगान ब्रैकेट में लिखना पोलो, चौगान खेलते समय हुई, खेलते समय हुई। ठीक है, लिखना, इसके समय में हसन निजामी ने, हसन निजामी ने, हसन निजामी ने, हसन निजामी ने, हसन निजामी ने ताजुल, ताजुल मासिर की रचना की, ताजुल मासिर की रचना की, पुस्तक है ये ताजुल मासिर, हसन हसन निजामी ने इसकी रचना की थी, ताजुल मासिर की रचना की। लिखना, लिखना जरा, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही भारत में, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से ही भारत में, भारत में इस्लामी वास्तुकला का आगमन हुआ, इस्लामी वास्तुकला का आगमन हुआ, जिसके तहत, जिसके तहत भारत में, भारत में, भारत में गुंबद व मेहराब कला, गुंबद व मेहराब कला, गुंबद व मेहराब कला का आगमन हुआ, का आगमन हुआ। देखो बेसिकली था क्या कि ये गुंबद व मेहराब कला एक रोम में साम्राज्य था, बहुत ही पुराना साम्राज्य, जिसे कहते थे बैजेंटिया साम्राज्य, रोम में। तो ये गुंबद व मेहराब कला जो विशेषता है वो रोम के बैजेंटिया साम्राज्य की विशेषता है। वहां से ये अरब में पहुंची और अरब से होते हुए ये यहाँ पे आ गई ऐबक के साथ में। ठीक है, तो बैजेंटिया साम्राज्य का ये लिखना जरा, लिखो जरा, लिखना, ब्रैकेट में लिख लेना, यह कला मूल रूप से, यह कला, यह कला मूल रूप से, यह कला मूल रूप से बैजेंटिया साम्राज्य से संबंधित है, बैजेंटिया साम्राज्य से संबंधित है। लिखना, अब वास्तुकला में क्या क्या बनाया गया, इसने क्या क्या बनाया, लिखना जरा, कुब्बत उल इस्लाम, लिखना, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये लिखा हुआ भैया, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहां पे है ये, दिल्ली में, कहां पे है ये, दिल्ली में। लिखना जरा, भारत की पहली मस्जिद, भारत की पहली मस्जिद। राम राम भैया, बताओ, नहीं छुट्टी नहीं भैया, पढ़ा रहा है इसीलिए फोन नहीं उठा रहा। अरे कोई बात नहीं, सॉरी, चलो ठीक, दोस्त सॉरी नहीं बोलते। आज क्या क्रिसमस डे है क्या? अच्छा, चलो आप सभी लोगों को क्रिसमस, क्रिसमस के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
सूखी सूखी क्या होता है? और क्या रात में पार्टी चलाएं तुम्हारे लिए? क्या सूखी सूखी? लिखो। क्या हुआ? सेंट पॉल क्या थे? हाँ, अरे लिखो चलो। भारत की पहली मस्जिद है ये कुब्बतुल इस्लाम, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये मस्जिद बनाई गई थी तब यहाँ पे जैन मंदिर और वैष्णव मंदिर हुआ करता था। जैन मंदिर या और वैष्णव मंदिर हुआ करता, उसके अवशेषों पे इस मस्जिद का निर्माण किया गया। तो लिखना जरा, जैन मंदिर व जैन मंदिर व वैष्णव मंदिर के अवशेषों पर जैन मंदिर व वैष्णव मंदिर के अवशेषों पर इस मस्जिद का निर्माण हुआ है। आगे लिखो, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहां पे है? अजमेर में, ब्रैकेट में लिखना अजमेर में। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये बौद्ध मठ व संस्कृत विद्यालय के अवशेषों पर बना हुआ है। यहाँ पे पहले बौद्ध मठ था और संस्कृत विद्यालय था। और इसी में बताया जाता है कि विग्रह राज चतुर के द्वारा रचित एक ग्रंथ है, इसका नाम है हरिकेली। विग्रह राज चतुर के द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है हरिकेली। इसकी पंक्तियां इस पे उकेरी गई हैं। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि 2.5 दिन के झोपड़े में, ठीक है, 2.5 दिन के झोपड़े में किस विद्वान की ग्रंथ की पंक्तियां उकेरी गई हैं? तो विग्रहराज चतुर्थ का एक ग्रंथ है जिसका नाम है हरिकेली। हरिकेली नाटक है और उसकी पंक्तियां इस पे उकेरी गई हैं। लिखना जरा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर लिख लिए हो। लिखना जरा इस पे, बौद्ध मठ व संस्कृत विद्यालय के, बौद्ध मठ व संस्कृत विद्यालय के अवशेषों पर बनी है, अवशेषों पर बनी है बौद्ध मठ व संस्कृत विद्यालय के अवशेषों पर बनी है, अवशेषों पर बनी है। विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा रचित, विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा रचित, विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा रचित नाटक हरिकेल की पंक्तियां उकेरी गई हैं। हरिकेल की पंक्तियां उकेरी गई हैं, उकेरी गई हैं, उकेरी गई हैं। हाँ बताओ, नाटक है हरकेली। हरिकेली अब थोड़ा सा देखें तो मीनार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आप बहुत लोग बात होती है भाई, बात मत करो भाई।
कुतुब मीनार नहीं बना पाएंगे, लेकिन मीनार भी नहीं है, बस ये है कि इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। पांच मंजिलें हैं कुतुब मीनार में। ये क्या बनी है? कुतुब मीनार। कहते हैं कि यहाँ पे ये कुतुब मीनार बनी है, दिल्ली में बनी है, तो यहाँ पे लाल कोट नाम का स्थान हुआ करता था। लाल कोट नाम का एक स्थान हुआ करता था, कहाँ पे? दिल्ली में। लाल कोट नाम का स्थान हुआ करता दिल्ली में, वहां भी ये कुतुब मीनार बनी है और इसमें लाल बलुआ पत्थर व संगमरमर का प्रयोग किया गया है। कुतुब मीनार के निर्माण में ये लगाए क्या फायदा है? कोई फायदा? तो मना कर रहे तो समझ ही नहीं आ रही। बुलाओ उनको, कहना ये क्या फायदा? कोई फायदा है? पीछे ये हल्ला मचा हुए में फालतू। तो कहते हैं कि जहां पे कुतुब मीनार बनी हुई है, यहाँ पे लालकोट स्थान था। ऊपर तो क्लास खाली होगी ना मेरे ख्याल से। अच्छा, ऊपर ही चल रहा है काम। और अब थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब आवाज है तो क्या करेंगे, सिलेबस भी तो कंप्लीट कराना है ना, पढ़ना भी है। देखो ऐसा ना, जब आप सफलता की ओर बढ़ रहे होते हैं ना, तो परेशानियां आती हैं, है ना। अब जैसे कल कोई बच्चा था, किसी ने फोन किया था, सब क्लास में नहीं आ पाएंगे, चिल्लाना मत, सबसे मेरी बहन का ऑपरेशन हो रहा है आगरा में, मां जा रहे हैं। तो ये परेशानियां आपको घेरेंगी। जब जब आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे तो परेशानियां आएंगी। ध्यान रखें इस चीज को। मानसिक भी आ सकती है, शारीरिक भी आ सकती है, आर्थिक भी आ सकती है। हर प्रकार की परेशानी आएंगी आपके पास, लेकिन आपको उससे निपटना नहीं। देखिए तो वीडियो गेम बचपन में खेलते थे, टीवी वाला, ध्यान है? अरे टीवी वाला नहीं खेलो, कोई वीडियो गेम खेलो, क्या चैलेंज होता था उसमें? वो होता था, एक कौन था, एक वीडियो गेम होता था, अरे बाद में जाके वो रानी को बचा लेता था, पता नहीं एक गेम था ऐसे कोई। मारियो, मारियो वाला जो गेम था, ठीक है, मारियो वाला जो गेम था ये